हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर क्वालिफाई करके इंडियन एयरफोर्स में एक एयरमैन बनते हो तो आप किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर बन सकते हो। क्या आप इंडियन एयरफोर्स में एक एयरमैन की जॉब से सिविल में जॉब पा सकते हो। क्या आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो, इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हो। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है, ये सवाल काफी बार कमेंट्स में पूछा गया। और जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, उसके कहे गए टॉपिक पर हम जरूर से वीडियो बनाएंगे। सो हियर इट इज। आज का हमारा टॉपिक है आप किस तरीके से एक एयरमैन से ऑफिसर बन सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है, 12th पास आउट करने के बाद आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज होती है। पहला NDA, दूसरा एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप और तीसरा नेवी SSR एंड AA। मैक्सिमम कैडेट्स NDA के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत कम ही कैडेट्स NDA एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद SSB इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर पाते हैं। कुछ कैडेट्स एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप का पेपर क्वालिफाई करते हैं, तो कुछ कैडेट्स इंडियन नेवी SSR एंड AA का पेपर क्वालिफाई करते हैं। और जो भी कैडेट्स NDA एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, SSB इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है, क्या हम एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप से भी ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं। तो आज हम उन सभी एंट्रीज की बात करेंगे जिनके जरिए आप इंडियन एयरफोर्स में एक एयरमैन से एक ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ पर आपके पास टोटल 4 एंट्रीज होती हैं जिनके जरिए आप एक एयरमैन से ऑफिसर बन सकते हो। पहली एंट्री आपके पास होती है FCAT एग्जाम। FCAT एग्जाम आप सिविल में रहकर भी दे सकते हो। जैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप FCAT एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एक एयरमैन हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, आपको काफ़ी चीज़ों में छूट मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एक एयरमैन हो तो आपको 36 साल तक ये छूट होती है कि आप एयरफोर्स FCAT का एग्ज़ाम दे पाओ, जबकि सिविल में आप केवल 26 साल तक ही ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, आप FCAT के लिए अप्लाई कर सकते हो, जबकि सिविल में आप ये नहीं कर सकते। सिविल में आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ का होना कंपलसरी है, तभी आप FCAT एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर SSB इंटरव्यू के दौरान भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, क्योंकि आप इंडियन एयरफोर्स में पहले ही काम कर चुके हो, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो, इसीलिए आपको SSB इंटरव्यू में प्रिविलेज मिलता है। तो अगर आप 12th पास आउट के बाद एयरफोर्स X एंड Y का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक ऑफिसर नहीं बनूंगा, इसलिए मुझे ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी है। वहाँ से भी आप एक ऑफिसर बन सकते हो और सिविल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन आपको वहाँ फेस करना होगा। इसीलिए अगर आपका एयरफोर्स XY का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होता है, तब भी आपको जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। बात करते हैं दूसरी एंट्री की, तो वो है ACC एंट्री, यानी आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री। इसके जरिए आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनते हो, लेकिन एक एयरमैन, एक नेवी सेलर या फिर एक सोल्जर, तीनों इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तो आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB इंटरव्यू भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनते हो। इस एंट्री के जरिए आप नेवी में एक ऑफिसर बनोगे और ना ही एयरफोर्स में, आप ऑफिसर बनोगे इंडियन आर्मी में। इस एंट्री के लिए कोई भी सिविल कैडेट अप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए इस एंट्री में सबसे कम कंपटीशन होता है। और अब बात करें ACC के एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट 20 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ACC एंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपनी सर्विस के दौरान, तो आपका 12th पास आउट होना कंपलसरी है, तभी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ACC एक ऐसी एंट्री है जहां पर आपको सबसे कम कंपटीशन मिलेगा। यहां पर आप केवल 12th पास आउट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ACC एंट्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर 2.5 साल यानी 2 साल 6 महीने का आपके पास सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 2 साल 6 महीने इंडियन एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी में एज ए
जवान काम करने के बाद ही आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। एसीसी एंट्री के बाद अब हम बात कर लेते हैं तीसरी एंट्री की, जो कि होती है सीडीएस एंट्री। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यहाँ पर आपको कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता है। जो एलिजिबिलिटी एक सिविलियन के लिए होती है वही एलिजिबिलिटी आपके लिए भी होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आपकी एज 19 साल से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, तभी आप सीडीएस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी किसी भी फोर्स में एक ऑफिसर बन सकते हो। ये डिपेंड करता है आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त IMA के लिए अप्लाई किया था, AFA के लिए अप्लाई किया था या फिर INA के लिए। सीडीएस के बाद हमारे पास जो लास्ट एंट्री होती है वो है सर्विस एंट्री कमीशन। ये डिपेंड करती है आपके प्रमोशन पर। जैसे ही आप इंडियन एयरफोर्स में एक सर्जेंट की रैंक पर पहुंचते हो, तब आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पर आपकी एज लिमिट 36 साल से 42 साल तक होनी चाहिए और इसमें एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है 12th पास, और आपके पास मिनिमम 10 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इंडियन डिफेंस में, तभी आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास जो बेस्ट एंट्री होती है वो है ACC यानी आर्मी कैडेट कॉलेज। दूसरी बेस्ट एंट्री होती है FCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तीसरी बेस्ट एंट्री CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस। और अगर आप इन तीनों एंट्रीज से भी ऑफिसर नहीं बन पाते, तब आप सर्विस एंट्री कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपका सर्जेंट की रैंक पर होना कंपलसरी है। यानी पहले आपको एयरमैन से प्रमोशन लेके अगले 10 साल के अंदर अंदर एक सर्जेंट बनना होगा, और जब आप सर्जेंट की रैंक पर पहुंच जाते हो, तब आप इस एंट्री के जरिए इंडियन एयरफोर्स में एक कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हो। काफ़ी सारे कैडेट्स का ये भी सवाल आता है, क्या हम इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करने के बाद सिविल जॉब्स जैसे IPS, IAS या फिर किसी भी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम डिफेंस में रहते हुए भी IPS ऑफिसर बन सकते हैं, बैंक या फिर SSC की तैयारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप डिफेंस में रहते हुए भी सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। हालांकि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ना होता है। जब आपको फ्री टाइम मिलता है उस टाइम पर ही आपको अपनी स्टडी करनी होती है। लेकिन अगर आप ACC एंट्री, FCAT एंट्री, CDS एंट्री जो कि डिफेंस की एंट्रीज हैं, इनके लिए अप्लाई करते हो, तब आपको इंडियन आर्मी की ओर से ही कुछ खाली समय दिया जाता है जहां पर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा फ्री टाइम में भी आप अपनी स्टडी कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पर कोशिश करनी चाहिए इंडियन डिफेंस में ही एक ऑफिसर बनने की, क्योंकि वो आपके लिए काफी इजी होता है, बजाय कि आप सिविल में किसी ऑफिसर रैंक के लिए कॉम्पीट करो। इसके अलावा अगर आप एक डिफेंस सर्विसमैन हो तो आपको आपके इंटरव्यूज के दौरान काफी ज्यादा प्रिविलेज मिलता है, क्योंकि आप डिफेंस में काम कर रहे हो और जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी डिफेंस में ही काम कर रहा है, तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है। और एक डिफेंस ऑफिसर यही चाहेगा कि जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट पहले ही कर चुका है, जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उसी को ऑफिसर बनने का मौका मिले। तो अगर आप NDA का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, तब भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़े और एयरफोर्स XY ग्रुप या फिर नेवी SSR AA इन एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करते रहें। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन कैडेट्स के साथ जो या तो एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, ताकि उनको भी इस चीज की नॉलेज मिले और वे फ्यूचर में कोई गलती ना करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।